बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 7 जो है वो हम करने जा रहे हैं। इंटरनल एनर्जी और एग्जाम्पल भी है एक, वो भी देख लेंगे। लेकिन मैं इस वक्त थोड़ा कंफ्यूज सा हूँ। बेसिकली जो है ना, मैं आपसे शेयर करूँ, मैं बोल रहा हूँ यार खुल के आप लोगों को बताऊँ ना बताऊँ, समझ में आएगा पता नहीं आप लोगों के नहीं आएगा। खैर ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, अगर आप ध्यान लगाएंगे संजीदगी से, इधर उधर अपनी तवज्जो हटा के, सारे काम छोड़ के सुकून से मेरी बात सुनेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा। खेलते कूदते हुए बात सुनेंगे फिर समझ में नहीं आएगा, फिर बुरा भला कहेंगे, बोलेंगे सर पता नहीं क्या टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। तो यार ऐसा नहीं करना। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ना कि बताऊँ ना बताऊँ, लेकिन फिर बोलता हूँ यार बताऊँ तो सही ना, बताऊँ तो सही। आगे अब जिसकी समझ में आ गया उसको वो तो थर्मोडायनामिक्स को उड़ा देगा, क्योंकि ये फिज़िक्स में भी आएगा। वरना फिर, और जिनको समझ में नहीं आया वो फिर शक्ल ही देखते रहेंगे एक दूसरे की, यार पता नहीं है कि हो क्या रहा है, क्या मामला है। जैसे मोल है ना, मोल आपको घुमा के रख देता है, बिल्कुल पागल कर देता है। इसीलिए उसको छेड़ते हुए डर लगता है। बोलते हैं यार पता नहीं, बच्चा उल्टा गालियाँ देगा, बोलेगा पता नहीं क्या मुसीबत बना दी। 2 मिनट में बात कर दें भाई, 2 मिनट में बात नहीं हो सकती ना, आप कैसे करेंगे। बहरहाल चलें, मैं समझाता तो हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की आपको। ये बीकर तो नहीं है खैर, लेकिन बीकर से ही मिसालें दे दे के आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये आपका कंबस्टेबल इंजन है, कंबस्शन इंजन है ना, जो मोटरसाइकिल में होता है, कार में होता है। कंबस्शन का मतलब है बर्निंग। उन इंजन्स के अंदर बर्निंग हो रही है। क्या डाल रहे हैं आप अपनी कार में? पेट्रोल डाल रहे हैं, गैस डाल रहे हैं। बाइक में क्या डाल रहे हैं? पेट्रोल डाल रहे हैं, गैस डाल रहे हैं। वहाँ हो क्या रहा है? वहाँ बर्निंग हो रही है उस पेट्रोल की, ठीक है। तो ये इंजन है, आप इसको इस तरह से लें, ये इंजन है। तो इंजन है, ये पेट्रोल है इसमें मौजूद। और आपको पता है अगर आपको इस पेट्रोल की बर्निंग करनी है तो ऑक्सीजन भी चाहिए, तो इसमें ऑक्सीजन का भी कुछ अमाउंट मौजूद है। और बर्निंग करने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको थोड़ी हीट तो चाहिए। हीट तो आप देंगे ना, तो आप हीट भी कुछ देंगे, हीट कुछ आप इसको देंगे ताकि क्या हो सके, बर्निंग हो सके। अच्छा, इनकी बर्निंग होने के बाद क्या होगा? इनकी बर्निंग होने के बाद पेट्रोल और ऑक्सीजन जो है ये जब बर्न करेंगे तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, वाटर वेपर्स पैदा होंगे, ठीक है। और हीट यहाँ से रिलीज़ भी होगी। अब दो किस्म की हीट हो गई। एक हीट वो जो कि आप दे रहे हैं बर्निंग करने के लिए, एक हीट वो जो कि रिलीज़ हो रही है ना, आपका इंजन जो गर्म हो रहा है उसकी वजह यही है। तो ये वो हीट है जो कि रिलीज़ हो रही है। और अगर हीट रिलीज़ हो रही है तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब बात यहाँ पर इतनी तमाम नहीं है, ज़रा इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में ले लें आप। इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये पेट्रोल जो है ये किससे मिलके बना है? पार्टिकल्स से। ये ऑक्सीजन गैस जो है किससे मिलके बनी है? पार्टिकल्स से, मॉलिक्यूल्स से, एटम्स से। पेट्रोल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान भी बॉन्ड बना हुआ है। और जो ऑक्सीजन गैस है इसके दरमियान भी बॉन्ड बना हुआ है। अब ये क्यों बता रहा हूँ आपको कि बॉन्ड बना हुआ है? जब हम कह रहे हैं ना कि इस पेट्रोल की इंटरनल एनर्जी है, इस पेट्रोल की इंटरनल एनर्जी है, तो इस पेट्रोल की इंटरनल एनर्जी कहाँ है? जब हम कह रहे हैं कि पेट्रोल की इंटरनल एनर्जी है, मतलब पेट्रोल के पास इंटरनल एनर्जी है। तो पेट्रोल किससे मिलके बना है भाई? पार्टिकल्स से मिलके बना है। तो मतलब वो इंटरनल एनर्जी पार्टिकल्स के पास है। अब पार्टिकल्स के पास किस शक्ल में वो इंटरनल एनर्जी मौजूद है? बॉन्ड्स की शक्ल में। पार्टिकल्स के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है ना, वहाँ है वो इंटरनल एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा, वो इंटरनल एनर्जी वहाँ पर है। अब इस इंटरनल एनर्जी का मैं एक नाम दे देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। इस इंटरनल एनर्जी को मैं कह देता हूँ हीट। इससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, समझ में आ जाएगी बात कि हीट का अमाउंट कुछ यहाँ पर मौजूद है
इस पेट्रोल के पार्टिकल्स में उसके बॉन्ड के पास हीट का कुछ अमाउंट यहाँ मौजूद है ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स के पास। वो कितना है? सपोज़ करते हैं वो इसके पास जो हीट का अमाउंट है पेट्रोल के पास वो है 500 जूल्स, और ऑक्सीजन के पास जो हीट का अमाउंट है इसके बॉन्ड्स में वो कितना है? वो है 200 जूल्स। और आप जो हीट दे रहे हैं इसकी बर्निंग के लिए इस कंबस्शन इंजन के अंदर, वो भी तो कुछ जूल्स होंगे ना। तो सपोज़ करते हैं वो आपने 50 जूल्स दिए हैं, 50 जूल्स दिए हैं। अब यहाँ पर ये जो एनर्जी है, ये जो हीट है, ये आपको पता है क्या है? इसको हम कहेंगे सिस्टम की एनर्जी। ये आपका सिस्टम यही है ना, सिस्टम की एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी IE, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, टोटल सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी आपके हीट देने से पहले कितनी थी? पेट्रोल 500 जूल्स और ऑक्सीजन 200 जूल्स, इसका मतलब 700 जूल्स। ठीक है भाई, अब रोकिए ज़रा अपने आप को। आप जो ये 50 जूल्स हीट दे रहे हैं ताकि बर्निंग हो इस कंबस्शन इंजन के अंदर, वो आपकी हीट दी हुई जा कहाँ रही है पता है आपको? इसके पास जा रही है, पेट्रोल के पास और ऑक्सीजन के पास, मतलब इनके पार्टिकल्स के पास जा रही है, इनके मॉलिक्यूल्स के पास जा रही है ये हीट। ये कर क्या रहे हैं? इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे पहले, इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे पहले। तो ये हीट को जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इसका मतलब पहले जो इनकी टोटल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी थी वो 700 जूल थी, और जब ये 50 वाला हीट जो आपने दिया इससे हो गई 750 जूल्स। समझ आ गई बात? तो टोटल इंटरनल एनर्जी इस वक्त जो हो गई 750 जूल्स हो गई, जिसको हम कह रहे हैं E1। ध्यान से सुनिएगा, नोट करते रहें। अब क्या होगा? इनके दरमियान रिएक्शन शुरू होगा, पता है आपको, बर्निंग शुरू हो जाएगी। बर्निंग जब शुरू होगी मतलब रिएक्शन जो शुरू होगा, मतलब ये पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे, मतलब ये टूटेंगे। पेट्रोल के पार्टिकल सारे के सारे अलग होंगे, ऑक्सीजन के पार्टिकल सारे के सारे अलग होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। किस वजह से हुए? आपने जो ये 50 जूल्स हीट दी है उससे बॉन्ड ब्रेक हो गए। लेकिन बॉन्ड्स के ब्रेक होने के बाद क्या हुआ है? बॉन्ड्स में जो ये हीट छुपी हुई थी, ये 500 जूल्स और 200 जूल्स, ये रिलीज़ हो जाएगी, ये रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन आप गौर करें कि अभी भी टोटल एनर्जी E1 750 जूल्स ही है, अभी भी उतनी है। फ़र्क सिर्फ इतना हुआ है कि पहले ये 500 जूल्स जो है वो पार्टिकल्स के दरमियान बॉन्ड्स में मौजूद थी हीट, ये 200 जूल्स हीट जो है वो इसके पार्टिकल्स के दरमियान बॉन्ड्स में मौजूद थी। आपने जो 50 जूल्स हीट दी है उससे बॉन्ड ब्रेक हो गए, हीट इसमें से निकल आई बाहर, पार्टिकल्स अलग हो गए। लेकिन अब भी टोटल हीट कंटेंट जो है E1 जो है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो 750 जूल्स ही है, भले बॉन्ड ब्रेक हो गए। अब ये दूसरा केस देख लेते हैं। ये दूसरा केस, बर्निंग हो रही है अब इंजन के अंदर और हीट रिलीज़ हो रही है, कॉमन ऑब्जर्वेशन है। अब ये हीट रिलीज़ जो हो रही है इसको भी देखते हैं और इसको भी देखते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है, ये किससे मिलके बनी है? ये कार्बन के एटम कहाँ से आए, ऑक्सीजन के एटम कहाँ से आए, हाइड्रोजन के एटम कहाँ से आए, ऑक्सीजन के एटम कहाँ से आए? ये इसी से आए भाई, पेट्रोल और ऑक्सीजन से ही ये एटम्स आए। और ये एटम्स आके जब मिले हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है और वाटर बना है। और जब ये बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है इनके पार्टिकल्स, इनके मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे तभी बनेगा। और इनके पार्टिकल्स, इनके एटम्स, इनके मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे तो इसका मतलब बॉन्ड बनेगा। और जब बॉन्ड बनेगा तो डेफिनेटली
इन बॉन्ड्स में कुछ ना कुछ हीट का अमाउंट रुकेगा, सेव होगा। समझ में आ गई बात? अब वो अमाउंट ऑफ हीट आएगा कहाँ से? जो कि इनके बॉन्ड्स के अंदर होगा, वो यहीं से आएगा। यही 750 जूल्स जो है ना, इसी में से निकलेगा। ठीक है, अब इसके बॉन्ड्स की जो कैपेसिटी है, इसके बॉन्ड्स की कैपेसिटी है 200 जूल्स। इसके बॉन्ड्स की जो कैपेसिटी है हीट को अपने अंदर स्टोर करने की, वो है 100 जूल्स। तो 750 जूल्स में से ये 200 जूल्स और 100 जूल्स ले लेंगे। ठीक है, और इसका मतलब 750 जूल्स में से 200 और 100, ये कितना हो गया? ये 300 जूल्स जो है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 750 में से। और कितना बच जाएगा? यहाँ से 750 जूल्स में से माइनस 300 हो गया, कितना बचा आपके पास? 450 जूल्स बच गया। ये रहा 450 जूल्स, ये हीट। अभी मैं इसको रिलीज़ नहीं कहता, ये हीट की शक्ल में सिस्टम में मौजूद है। अभी रिलीज़ की बात नहीं करते, ये हीट की शक्ल में मौजूद है। ठीक है भाई, तो 200 जूल्स इसके पास आ गया, इसके बॉन्ड्स में जाके 200 जूल्स हीट स्टोर हो गई, इसके बॉन्ड्स में जाके जो है वो 100 जूल्स हीट स्टोर हो गई, और बाकी की हीट ये रही 450 जूल्स। अब भी अगर आप देखें, ये जो आपकी हीट है, ये आपका इंटरनल एनर्जी, ये E2 है। क्या है ये? E2 है। अब भी अगर आप गौर करें तो सिस्टम की टोटल एनर्जी अब भी 750 ही है, सिर्फ जगहें बदल गई हैं। अब भी सिस्टम की टोटल एनर्जी 750 ही है। देख लें आप, 200 इसको बनाने में यूटिलाइज हो गया हीट, 100 इसको बनाने में यूटिलाइज हो गया, और 450 अभी हीट इस सिस्टम में मौजूद है। सिस्टम क्या हो जाएगा आपका? मतलब आपका इंजन जो है उसका आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा वहाँ पे? आपका इंजन हीटअप होगा, गर्म होगा। मतलब इंजन के अंदर ये हीट जो मौजूद है, जो बच गई है ना, ठीक है, ये आपके इंजन को गर्म करेगी। एक काम और भी करेगी, इस हीट को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इंजन के अंदर काम होता है सारा पिस्टन्स का। तो पिस्टन में बना देता हूँ, ये रहा आपके इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर ये पिस्टन बन गया। ये हीट जो रिलीज़ होगी ना, अब ये क्या करेगी? ये हीट रिलीज़ होके, लेकिन ये बात भूलिएगा मत कि अब हमारे पास पहले जो हमारे पास E1 था और ये E2 हो गया है, तो E1 और E2 अभी बराबर बराबर ही हैं। ठीक है, अब इनमें चेंज आएगा, अब इनमें चेंज आएगा। कैसे आएगा? ध्यान से देखें। अब ये मेन बात अब करने जा रहा हूँ। तो इस सिस्टम के अंदर पेट्रोल मौजूद था, ऑक्सीजन मौजूद था, हीट आपने दी, टोटल इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कितनी हो गई? 750 जूल्स। फिर केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बना, 750 जूल्स में से 300 यहाँ आ गया, 450 हीट यहाँ पर मौजूद है जूल्स। तो E1 और E2 अभी बराबर हैं, लेकिन अब इनमें फ़र्क आएगा। कैसे फ़र्क आएगा? सिस्टम में चेंज आएगा। सिस्टम में देखें, पहले कोई भी चेंज नहीं आया। E1 जो था वही था 750, E2 जो है वही है 750। इंटरनल एनर्जी सिस्टम की वही है, पहले भी बाद में भी, लेकिन अब इंटरनल एनर्जी में फ़र्क पड़ेगा। अब इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो फिर कब होगा ये चेंज? जब सिस्टम में चेंज आएगा। सिस्टम की मौजूदा हालत अभी भी यही है, लेकिन अब सिस्टम की मौजूदा हालत चेंज होगी, क्योंकि हीट मौजूद है 450 जूल्स, प्रेशर डेवलप होगा, ये जो वाटर वेपर्स हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये हीट का मिक्सचर प्रेशर लगाएंगे,
इस पिस्टन के ऊपर आपके इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर ये पिस्टन ऊपर जाएगा, यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा। तो डेफिनेटली फिर क्या होगा कि ये जो मिक्सचर मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट का, ये भी इस स्पेस से निकल के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस कवर किया है सिस्टम ने, देखें सिस्टम में अब चेंज आया, सिस्टम में अब चेंज आया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसने डिस्टेंस कवर किया है, ये वर्क डन है। और वर्क डन असल में एनर्जी ही होती है, वर्क डन असल में ये हीट ही है। तो वर्क डन जब ही होगा जब हीट कुछ कन्वर्ट हुई होगी। आपकी ये 450 जूल्स हीट जो है ना, ये इसमें कमी आएगी। ठीक है, अब मैं इसमें कमी कर रहा हूँ। वर्क, अब वर्क हो गया। ठीक है, ये इस हाइट पे था, H1 हाइट पे था सिलेंडर पिस्टन, अब ये H2 हाइट पे चला गया, वर्क डन हो गया। यहाँ से पिस्टन यहाँ पर आ ही नहीं सकता, ये वर्क डन हो ही नहीं सकता बग़ैर हीट एनर्जी के। और वो हीट एनर्जी कौन सी है? क्या इसके वाली? नहीं, यहाँ तो स्टोर हो गई बॉन्ड्स में। क्या इसके वाली 100? नहीं, ये भी स्टोर हो गई बॉन्ड में। अब जो सिस्टम में हीट मौजूद है, घूम रही है 450 जूल्स, उसी में से कुछ अमाउंट निकलेगा। और हम सपोज़ करते हैं इसमें से कुछ अमाउंट निकला है कितना, 150 जूल्स मिसाल के तौर, 150 जूल्स जो है इसमें से कम हुआ है। अब इसमें से 150 जूल्स कम हुआ है हीट में से, तो ये कितना बच गया? ये 300 जूल्स जो है वो बच गया। 150 जूल्स का वर्क डन हो गया, पिस्टन यहाँ से यहाँ आ गया। समझ में आ रही है बात आपको? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की हालत क्या है। दोबारा क्विकली पीछे चलते हैं। पहले सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की हालत ये थी, पेट्रोल 500 जूल्स, ऑक्सीजन 200 जूल्स, हीट जो सप्लाई की आपने टोटल 750 जूल्स। अब क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ, बर्निंग हुई, न्यू मॉलिक्यूल बने, मतलब न्यू बॉन्ड बने। 750 जूल्स में से 200 यहाँ इस्तेमाल हो गए, 100 यहाँ इस्तेमाल हो गए, 150 जूल्स वर्क डन में इस्तेमाल हो गए, और 300 जूल्स अभी भी सिस्टम में मौजूद है हीट की शक्ल में। अब ज़रा टोटल करें इसका, तो टोटल कितना बनेगा? 200, 100, 300, 300 और 300, 600 और 150, 750। इसका मतलब आपकी इंटरनल एनर्जी में अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपकी इंटरनल एनर्जी अभी भी वही है, एग्जैक्टली कोई चेंज नहीं आया। सिस्टम ने अपने आप को बदला तो ज़रूर है, सिस्टम ने अपने आप को बदला तो ज़रूर है। सिस्टम यहाँ से अपना यहाँ पर तो आ गया है, ठीक है, सिस्टम एक्सपेंड तो हो गया है, लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी में फ़र्क नहीं पड़ा। सिस्टम की हालत बदल गई है। पहले सिस्टम ये था, फिर सिस्टम ये भी हो गया, फिर सिस्टम ये बना, फिर ये भी उसका हिस्सा था, अब सिस्टम का हिस्सा ये भी बन गया है। आप देख रहे हैं कि सिस्टम अपनी हालत बदल तो रहा है, लेकिन इंटरनल एनर्जी में सिस्टम के कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 750 पहले था, 750 अब है। तो अगर मैं आपसे पूछूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, तो आप कहेंगे ज़ीरो सर, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, वहीं के वहीं है। अब चेंज आएगा। कैसे? ये जो हीट है 300, ये क्या हो जाएगी? लॉस्ट इन एनवायरनमेंट, लॉस्ट इन सराउंडिंग। आपका इंजन जो गर्म हो रहा है गाड़ी का या बाइक का, तो इसका मतलब हीट बाहर निकल रही है ना भाई। इंजन जो है वो बिल्कुल सिलेंडर की तरह है, तो आपका इंजन जो गर्म हो रहा है, इसका मतलब वो हीट बाहर निकल रही है। और वो कौन सी हीट है? यही वाली हीट है। तो ये सारी की सारी बाहर निकल जाती है, लॉस्ट इन सराउंडिंग। ये चीज़ जो है अब इंटरनल एनर्जी में चेंज ले आएगी। ये मामला बिगड़ गया है। अब ये अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम के पास से चला गया, इसने कर दी गड़बड़। अब जो आपके पास न्यू स्टेट आएगी,
सिस्टम की, जो आपके पास न्यू इंटरनल एनर्जी आएगी सिस्टम की, जिसको हम E2 कह रहे हैं, E2, वो अब 750 नहीं आएगा, ना ना ना, अब वो 750 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब सिस्टम के पास हीट तो निकल गई, 300 लॉस्ट इन सराउंडिंग, चली गई। अब 750 में से इस 300 को अगर आप माइनस करें, 750 में से 300 जो कि लॉस हो गया, ये लॉस्ट हीट है, लॉस्ट हीट है ये, तो आपके पास जो है वो कितना, 750 में से 300 निकाल दें तो 450 जूल्स जो है ये आपकी दूसरी स्टेट है इंटरनल एनर्जी की। अब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में फ़र्क पड़ गया, अब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में फ़र्क पड़ गया। पहले सिस्टम की इंटरनल एनर्जी थी 750 जूल्स, अब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है 450 जूल्स। इसका मतलब E2 डेल्टा E अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, अब डेल्टा E अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो E2 में से माइनस करेंगे आप E1 को। E2 हमारे पास अभी नया कितना निकला है, ये रहा 450 जूल्स, ठीक है, यहाँ पर आ गया 450। E1 कितना था आपके पास, 750, माइनस करेंगे इसको तो आपके पास क्या आएगा, 300 जूल माइनस वाला डेल्टा E, ये आपके पास चेंज आ गया, ये आपके पास चेंज आ गया, 300 जूल्स का चेंज आ गया आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में। और ये ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा, और ये जो चेंज आया है 300 का, ये चेंज असल में क्या था, यही तो था, यही तो हीट थी जो कि लॉस्ट इन सराउंडिंग हो गई। ये लॉस्ट इन सराउंडिंग जो हीट हुई है, ये इसी को तो हम कहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक हुआ है। और एक्सोथर्मिक को जो हम नेगेटिव लेते हैं, ये देखें आप, आपकी मैथमेटिक्स खुद ब खुद वैल्यूज़ जो है आपको नेगेटिव में दे रही है। इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में उस सिस्टम के अंदर जिसमें हमारा, उस प्रॉब्लम में जिसमें हमारा सिस्टम एक्सपेंड हुआ है, उसमें हम क्या लेते हैं, उसमें हम Q को नेगेटिव लेते हैं, Q को हम नेगेटिव लेते हैं, इसीलिए Q को नेगेटिव लेते हैं। और वर्क डन जो होता है उसको भी नेगेटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने हीट को लॉस किया है। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया है वो हीट लॉस की वजह से आया है, जो सराउंडिंग में गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से आया है जो सराउंडिंग में गया है, सिस्टम के एक्सपेंड होने की वजह से ये हुआ है। समझ में आ रही है बात आपको? न्यू वॉल्यूम आने की वजह से ये हुआ है। 3 4 5 नामों से मैं आपको एक ही पिक्चर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे काम अभी हुए हैं। इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है वर्क डन होने की वजह से, हाइट H1 से H2 होने की वजह से, वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से, और एक और चीज़, इंटरनल प्रेशर के बढ़ जाने की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर के मुकाबले में, वरना ये पिस्टन कभी भी ऊपर नहीं जाता। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कोर कॉन्सेप्ट, इंटरनल एनर्जी का। समझ में आ गई बात? तो इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जी है जो कि एक सिस्टम के पास होती है, जो भी आपका सिस्टम हो। जैसे कि अभी हमने ये सिस्टम, हमारा सिस्टम ये था, हमारा सिस्टम ये था, जिसमें ये आपकी प्रोवाइडेड हीट भी शामिल है, ये आपकी प्रोवाइडेड हीट भी शामिल है। अभी आपका सिस्टम ये है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये आपका सिस्टम है अभी, और इस सिस्टम के पास, देखिए मैं सिस्टम सबको कह रहा हूँ, इस सिस्टम के पास जो टोटल एनर्जी है वही आपकी क्या है? वही आपकी इंटरनल एनर्जी है। और अगर इस सिस्टम के पास, ये सिस्टम अपनी शक्ल बदल लेता है, ठीक है, ये सिस्टम अपनी शक्ल बदल लेता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर अब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया है, उसकी शक्ल में भी चेंज आया है और उसकी वैल्यू में भी चेंज आया है। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी का एक हिस्सा जो है वो लॉस्ट हो गया है
सराउंडिंग में, ये आपके पास न्यू इंटरनल एनर्जी है। और आपको चेंज निकालना है तो फाइनल इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू है 450, इनिशियल इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू है 750, इसको माइनस करें, ऑटोमेटिकली आपके पास ये चेंज आ जाएगा। ये उस केस में हो रहा है जब एक्सोथर्मिक मामला हो रहा है। याद रहे, एंडोथर्मिक मामले को अभी हमने नहीं छेड़ा, नहीं तो आपके दिमाग का अचार बन जाएगा। लेकिन अगर आप एंडोथर्मिक मामले को देखेंगे, जिसमें से हम हीट को निकाल रहे हैं बाहर सिस्टम में से, अभी तो हमने सिस्टम को हीट दी थी ना, और उसको सिस्टम का हिस्सा बनाया था ना ताकि बर्निंग हो। लेकिन हर दफ़ा ऐसा थोड़ी ना होता है। आपके रेफ्रिजरेटर्स, आपके फ्रिज, ये सब थर्मोडायनेमिक्स के लॉस पे काम कर रहे हैं। क्यों वो एसी जो है वो ठंडी हवा दे रहा है, क्यों फ्रिज जो है वो ठंडा आपको रिएक्शन दे रहा है, वजह क्या हो रहा है वहाँ पर? एग्जैक्टली वहाँ से हीट निकल रही है, वहाँ से हीट निकल रही है, और इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये था इंटरनल एनर्जी का। इसकी डेरिवेशन जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसके नोट्स ले लें। और एग्जाम्पल इसकी बड़ी आसान है, वो अब आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगी वो एग्जाम्पल जो है वो बोल क्या रही है। ठीक है भाई, क्या है इंटरनल एनर्जी? टोटल, अब देखें एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा। टोटल एनर्जी कंटेंट, टोटल एनर्जी कंटेंट, जैसे कि अभी हमने देखा था, टोटल एनर्जी कंटेंट के अंदर 500 जूल्स पेट्रोल का भी आ गया, 200 जूल्स जो है वो ऑक्सीजन का भी आ गया, और 50 जूल्स उस हीट का भी आ गया जो कि आपने दी थी रिएक्शन करवाने के लिए। उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप। कुछ केसेस के अंदर उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं, आपको बताया नहीं जा रहा, इससे आपकी कैलकुलेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन वो मौजूद है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम, ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। ठीक है भाई, अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन, बस इसी को, बस यही ले लें, टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। ठीक है भाई, अब ये टोटल एनर्जी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये इसी के मुख्तलिफ और नाम भी हैं। ठीक है, वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि उनके बॉन्ड्स के अंदर हीट एनर्जी स्टोर है, तो भाई चीज़ कोई भी हो, पेट्रोल है या फिर जो है वो ऑक्सीजन है, ये पार्टिकल्स हरकत में भी तो हैं। तो देखें, टोटल एनर्जी वो ही रहेगी, उसी का कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी का कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी का ही, जो टोटल इंटरनल एनर्जी है 750 वाली, या 700 ले लें, एक्सटर्नल हीट जो आपने सप्लाई की थी 50 जूल्स को साइड में कर लें, 700 ले लें, 700 जूल्स आपके सिस्टम की, वही 700 के अंदर ही तब्दीली होगी। कुछ उसका हिस्सा जो है वो वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके सिस्टम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। कुछ हिस्सा उसका रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके सिस्टम के पार्टिकल्स रोटेट करेंगे। कुछ उस एनर्जी का, टोटल इंटरनल एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसलेशनल एनर्जी के अंदर, तो आपके पार्टिकल्स जो हैं सिस्टम के वो ट्रांसलेट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है, ये भी हरकत का है। और कुछ हिस्सा जो है उसका इंटरनल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर है? उस वहाँ पार्टिकल्स के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वहाँ पे ये टोटल एनर्जी स्टोर है। और इसी टोटल इंटरनल एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस की मद में भी आपको नज़र आएगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो जितनी भी एनर्जीज जो आपने अभी मेरे मुँह से सुनी है, जितनी भी ये सब की सब, ये पहले क्या थी? ये इंटरनल एनर्जी ही थी सिस्टम की, टोटल इंटरनल एनर्जी। ठीक है भाई, उसके बाद फिर हमारे पास ये भी मैंने आपको बता दिया है कि डेल्टा ई जो है वो बराबर है E2 माइनस E1 के। एग्जाम्पल 11.2 देख लें, एग्जाम्पल 11.2, इसके अंदर यही बात की जा रही है। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उसका पिस्टन जो है वो हरकत कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। ठीक है, पिस्टन की हरकत हो रही है, पिस्टन यहाँ से
यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो कितना हो रहा है ये 675। एग्जाम्पल के अंदर देखें पूरी बात नहीं बताई जाएगी, जैसे कि मैंने आपको पूरी डिटेल में इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज़ भी ली हैं, सारा का सब कुछ लिया है। यहाँ एग्जाम्पल में ऐसा नहीं लिया जाएगा। एग्जाम्पल में तो आपको शॉर्टकट में बताया जा रहा है कि भाई पिस्टन ने वर्क डन कर दिया, कितना वर्क डन किया है 675 जूल्स का, ठीक है भाई। फिर आपको बता रहा है कि सिस्टम ने जो है वो लॉस ऑफ हीट भी किया है, लॉस ऑफ हीट भी जो है वो सिस्टम ने किया है। इसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितना हीट लॉस हुआ यहाँ पर 435 जूल्स का। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता दीजिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता दीजिए। तो यहाँ पर ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये क्या होगा, Q प्लस W होगा। अभी तो हमने देखा है ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, Q प्लस W। अच्छा कैसे, ये Q कौन सा है, ये Q भी हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और W जो है ये भी हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है भाई। डेल्टा E अब यहाँ Q जो है हमारे पास कितना हीट लॉस हुआ है -435 जूल्स, प्लस वर्क डन कितना हुआ है -675 जूल्स, ठीक है भाई। तो डेल्टा E चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है। अच्छा यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी के अंदर मैंने ये एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अभी जो मैंने आपको दिखाया था चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो उसके अंदर मैंने सिर्फ हीट लॉस को रखा था, ठीक है, हीट लॉस को रखा था। सॉरी ये मेरी मिस्टेक थी, मुझे उस वक्त बताना चाहिए था कि ये जो वर्क डन हो रहा है इसको भी आप सिस्टम में चेंज के तौर पे लेंगे। जी याद है ना, अभी हमने देखा था वो कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ मोल थे और वाटर के, कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ जूल्स थे और वाटर के कुछ जूल्स थे, हीट लॉस था, ठीक है, और वर्क डन था। तो मैंने सिर्फ वर्क डन को, हीट लॉस को मैंने लिया था, ठीक है, और उसी को बुनियाद बना के मैंने कहा था कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी अब 750 से पीछे आ गई है, ऐसे ही था ना, याद आया। तो अब जो है उसके अंदर मैं उसको बताना भूल गया था, तो अब ये बता दूं आपको कि वर्क डन को भी जो है वो आप चेंज में ही लेके आएंगे। तो वर्क डन को भी आप चेंज में ही लेके आएंगे, इसीलिए यहाँ पर ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिर्फ हीट लॉस ही नहीं होगी बल्कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन भी होगा, इसीलिए इन दोनों को प्लस किया गया है, ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसीलिए दोनों को नेगेटिव लेंगे, ठीक है भाई। और ये -435 प्लस -675 हो जाएगा, और इनको जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा, कितना निकाला था कैलकुलेशन में, ये आ जाएगा 750 क्या, हाँ 1110 जूल्स माइनस में आएगा, 1110 जूल्स नेगेटिव में आएगा। लेकिन उसने हमें एक और बात भी बोली है, उसने हमें बोला है कि भाई आपने जो रिज़ल्ट निकालना है वो जूल्स में नहीं निकालना बल्कि आपने किलो जूल्स में निकालना है। तो ये जो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया है 1110 जूल्स का, इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1110 को डिवाइड कर देंगे 1000 पे, तो आपका जो जवाब आएगा वो आपका जवाब आएगा, यार मैंने कैलकुलेशन लिखी थी यहीं पे, मैं ख़ुद भूल गया कहाँ थी। ओके मैं ख़ुद भी असल में थक गया हूँ सुबह से अभी तक, ये मैं कौन सी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में चौथी वीडियो जो है ना ये बना रहा हूँ मैं अभी सुबह से, गर्मी भी बहुत है और मैं थक भी गया हूँ। क्या निकला था भाई इसको डिवाइड करने पे जवाब, यार मैनुअल करना पड़ेगा कि जल्दी से आ जाओ सामने, डिवाइड करके यहीं तो लिखा था, कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा। अरे यार 1 मिनट रुकोगे, कैलकुलेटर उठा लो। $1110, ये मैनुअल भी कर सकता हूँ लेकिन मैं बड़ा शदीद जो है ना जहनी थकन का शिकार हूँ इस वक्त। 1.1
-1.11 किलो जूल्स। ठीक है भाई, ये किलो जूल्स में आपका जवाब भी आ गया है। अच्छा, और क्या है? ये भी हो गया। ठीक है भाई, तो ये पार्ट 7 भी निमट गया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।